हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होने वाली है एक राइटिंग स्किल। हमने अभी तक कोर्स ए में ईमेल को कवर कर लिया है और कोर्स बी के अंदर हमने एनालिटिकल पैराग्राफ को कवर कर लिया है। लेकिन आज की जो राइटिंग स्किल है वो कोर्स ए में भी है और कोर्स बी में भी है, और वो है फॉर्मल लेटर्स। यस, चाहे कोर्स ए हो या कोर्स बी हो, आप दोनों के ही सिलेबस के अंदर अलग अलग तरीके के लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स हैं। ठीक है, जैसे लेटर टू द एडिटर है, कंप्लेंट लेटर है, इंक्वायरी लेटर्स हैं, ऑर्डर लेटर्स हैं। ठीक है, तो हम इन सारे ही तरीके के लेटर्स को देखेंगे, समझेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेटर टू द एडिटर। एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ये कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ये सिर्फ कोर्स बी वालों के लिए है क्या, कोर्स ए वालों के लिए है क्या। बेटा, दोनों कोर्सेज के लिए है। सो आई एम श्योर यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं है। तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं हमारे लेटर टू द एडिटर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फॉर्मल लेटर, लेटर टू द एडिटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेटर टू द एडिटर। अब ये तो हम जानते ही हैं कि ये वाले लेटर्स एडिटर को लिखे जाते हैं, लेकिन एडिटर्स को क्यों लिखे जाते हैं, मेन पर्पस क्या होता है इन लेटर्स को लिखने का, और ऐसा क्या लिखा होता है इन लेटर्स के अंदर, ये सब जानना भी बहुत जरूरी है ताकि आपकी लेटर का जो बॉडी ऑफ कंटेंट है उसे फ्रेम करने में आपको बहुत आसानी हो सके। बेसिकली इन लेटर्स के अंदर ऐसे इश्यूज को एक्नॉलेज किया हुआ होता है जिन्हें राइटर आम लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जो कि सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये लेटर या तो किसी मैगजीन में या फिर किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो। इसीलिए इन लेटर्स को एडिटर को लिखा जाता है ताकि उस न्यूज़पेपर के थ्रू या मैगजीन के थ्रू ये बाकी लोगों तक पहुंच सके और आम जनता में जागरूकता आ सके या फिर उनमें अवेयरनेस क्रिएट करवाई जा सके। तो जो मेन पर्पस होता है वो होता है आम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवाना। अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये लेटर एडिटर को क्यों लिखा जाता है। अब कैसे इश्यूज को एक्नॉलेज किया जाता है वो जब हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तब अच्छे से सीखेंगे। अभी हम पहले समझते हैं फॉर्मेट को। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्मेट को बहुत ही हल्के में लेते हैं। उनका ये फोकस रहता है कि एक बार हमें बॉडी ऑफ कंटेंट समझ में आ गया, वो पता चल गया कि कैसे क्या लिखना है, बस वी आर सॉर्टेड। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी राइटिंग स्किल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मल लेटर्स ही, कोई भी राइटिंग स्किल हो, उसका जो फॉर्मेट है उसे सही तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करना इज मैंडेटरी। ये ऑप्शनल नहीं है, आपको वो सही फॉर्मेट को ही फॉलो करना होता है क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। और अगर आप गलत फॉर्मेट लिखेंगे तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स डिडक्ट ही होंगे, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स का आधा नंबर भी डिडक्ट हो। ठीक है, सो ऑलवेज पे अटेंशन टू द फॉर्मेट, चाहे वो फॉर्मल लेटर का हो या फिर किसी भी और राइटिंग स्किल का हो। ठीक है, फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है सेंडर्स एड्रेस से। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस क्या हुआ, यानी लेटर भेजने वाले का एड्रेस, जो लेटर सेंड कर रहा है वो सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, और इसे मैक्सिमम 3 लाइन्स में आपको लिखना होता है। और यहाँ मैक्सिमम 3 लाइन्स का मतलब ये है कि कोशिश करें कि 3 या 2 लाइन्स में ही उसको खत्म कर दें एड्रेस को। ठीक है, बहुत ही ऐसे लेंथी एड्रेसेस लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एड्रेस को फ्रेम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि मैम क्या लिखें, समझ में नहीं आता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन में ही आपको सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस मिल जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही। मतलब 90% केसेस में आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। मान लीजिए नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली लाइन में आप कोई भी हाउस नंबर लिख दो। ठीक है, जैसे 141A लिख दिया या A141 लिख दिया। दूसरी लाइन में आप कोई भी एरिया का या स्ट्रीट का नाम लिख दो, जैसे विजयनगर, ऐसा कुछ भी लिख दिया, राइट। और फिर शहर का नाम लिख दो। हो गया 3 लाइन में। गलती से भी अपने खुद के घर का एड्रेस मत लिख कर आ। ठीक है, तो हाउस नंबर, ऑफिस नंबर, स्ट्रीट का नाम या फिर शहर या स्टेट का नाम, ये बस आपको लिखना होता है, सिंपल। उसको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड देन लीव अ लाइन। ये जो मैंने पिंक में हाईलाइट किया है वो इसीलिए किया है ताकि आपको अलग से दिख जाए। इसके अलावा आई डोंट नो आपने एक और चीज नोटिस की या नहीं कि मैंने अपनी स्लाइड्स का जो बैकग्राउंड इस बार रखा है वो एक
आपकी जो आंसर शीट होती है ना, वैसा वाला बैकग्राउंड रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि कहाँ पर आपको लाइन छोड़नी है, कहाँ पर आपको लिखना है, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये मेरा पर्पस था यहाँ पे। तो इफ यू नोटिस, तो सेंडर्स एड्रेस और डेट, इसके बीच में मैंने एक्चुअल में एक लाइन छोड़ी हुई है। तो ये जो लाइन छोड़ी हुई है, वो लाइन छूटी हुई आपको क्लियरली दिखाई दे, क्लियरली समझ में आए, इस पर्पज से मैंने ये बैकग्राउंड यूज किया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये वाला बैकग्राउंड यूज करने के बाद कि आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा जो मकसद था ये वाला बैकग्राउंड यूज करना वो यही था कि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो वापस बढ़ते हैं हमारे फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ी एंड आफ्टर दैट राइट द डेट। अब डेट का भी अपना एक फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट में आपको वो डेट लिखनी होती है। सबसे पहले होता है डे, देन मंथ एंड देन ईयर। ना ही कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, ना ही शॉर्ट फॉर्म्स आएगा, ना ही कॉमा, ना ही फुल स्टॉप्स, ना ही डॉट्स, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अगर 12 जनवरी 2025 अगर ये डेट है तो 12 की जगह 12 ही लिखेंगे, 12th नहीं लिखेंगे। 1 जनवरी है तो 1 जनवरी लिखेंगे, 1st जनवरी जो हम ऊपर ST या TH ये लगा देते हैं, यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट। जनवरी है तो जनवरी ही लिखेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म जैन नहीं लिख देंगे। ठीक है, जैन लिख दिया और डॉट लगा दिया बाद में, वो नहीं करना है। एंड 2025 है तो पूरा 2025 ही लिखेंगे, सिर्फ 25 लिखकर काम नहीं चलेगा। तो कोई कंट्रैक्शंस नहीं लिखने हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं और कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट इज दिस, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, डे और मंथ की स्पेस को एक्सचेंज कर देना है, दैट्स इट। और इस वाले फॉर्मेट के अंदर कॉमा लगेगा। अगर 12 जनवरी 2025 लिख रहे हैं तो कोई कॉमा नहीं है, लेकिन जनवरी 12 तो कॉमा लगेगा, देन 2025। जो ईयर का पोजीशन है वो चेंज नहीं होता। बाकी इस वाले फॉर्मेट में भी कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है और कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी 12 ही लिखा है, 12th नहीं लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ मेरा सजेशन ये है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट याद कर लो। ठीक है, मेरा काम तो था आपको दोनों चीजें बताना, लेकिन आप कोई भी एक फॉर्मेट याद कर लो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों फॉर्मेट्स को मिक्स कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। तो कोई एक याद कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिर आपने डेट लिखी, उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस अगेन, जिसे आप लेटर भेज रहे हो, जो आपके लेटर को रिसीव करेगा, दैट मीन्स द एडिटर, उसका एड्रेस आपको लिखना है। एंड अगेन द सेम कंडीशंस अप्लाई, मैक्सिमम 3 लाइन्स में होना चाहिए। अगेन आपको ये जो एड्रेस है वो क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो फिकर नॉट। रिसीवर्स एड्रेस आपने लिखा, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़िए। अब बारी आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को आपको एक ही लाइन के अंदर लिख देना होता है। बेसिकली सब्जेक्ट होता है कि ये जो लेटर है वो किस बारे में है, आप किस बारे में लिख रहे हो, तो वो आपको जितने कम शब्दों में आप बता सको उतना अच्छा है और एक ही लाइन में बताना होता है। मेक श्योर आप लाइन एक्सीड ना करें, मेक श्योर यू डोंट एक्सीड द लाइन। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 से 3 लाइनों में अगर आप बता रहे हो सब्जेक्ट के अंदर, तो फिर लेटर में क्या लिखोगे, सब कुछ तो सब्जेक्ट में ही लिख दिया, तो लेटर पढ़ने की जरूरत ही क्या है फिर। तो ये गलती मत करना, जितने कम शब्दों में आप सब्जेक्ट को लिख सको उतना बेटर है। आगे जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट अगेन लीव अ लाइन एंड नाउ सैल्यूटेशन। What is the meaning of salutation? जहां हम लिखते हैं डियर मैम, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम या फिर रिस्पेक्टेड सर, तो ये होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप ध्यान दो, देयर इज नो कॉमा। यहाँ पर कई बार मैंने बच्चों को देखा है, बहुत बार रिपीटेडली बोलने के बाद भी जब वो फ्लो में लिख रहे होते हैं ना, ऐसे धड़ाधड़ लिख रहे होते हैं ना, तो कब उनके हाथ से यहाँ पर कॉमा खिंच जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता है। ये प्लीज मत कीजिए, ध्यान रखिए, आपको कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पर। उसके बाद अगेन लीव अ लाइन और फिर बारी आती है बॉडी ऑफ कंटेंट की। अभी बॉडी ऑफ कंटेंट मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगी, सेपरेटली मतलब इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन सेपरेट स्लाइड पर समझाऊंगी, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हम एक बार सिर्फ फॉर्मेट को समझेंगे। बॉडी ऑफ कंटेंट यानी अपनी जो भी बात है वो पूरी समझा देने के बाद लास्ट में आपको लिखना होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स रिस्पेक्टफुली। इसका भी अपना एक फॉर्मेट होता है। आप ध्यान दीजिए, जब मैंने लिखा है योर्स फेथफुली तो उसके अंदर योर्स के अंदर
कहीं भी अपोस्ट्रोफी नहीं है। अगर आपने अपोस्ट्रोफी लिखा है तो ये पूरी तरीके से गलत है। योर्स सिंपल है, कहीं कोई कुछ भी इसका डेकोरेशन नहीं करना है, कोई मेकअप नहीं करना है आपको इसका। योर्स सिंपल लिख देना। मैंने इनफैक्ट अपोस्ट्रोफी वाला एस यहाँ पर यूज भी नहीं किया कि आपकी नजर के सामने भी ना आए वो, कि कहीं फॉल्स मेमोरी भी अगर रह जाए तो इसलिए मैंने वो जानबूझकर यहाँ यूज तक नहीं किया है। तो योर्स फेथफुली लिखना है। दूसरी चीज यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो क्या है, जो फेथफुली लिख रहे हैं या ट्रूली लिख रहे हैं या रिस्पेक्टफुली लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है। कि अगर ट्रूली लिख रहे हैं तो टी विल बी स्मॉल, फेथफुली का एफ विल बी स्मॉल एंड रिस्पेक्टफुली का आर बी स्मॉल। ठीक है, कभी भी उसे कैपिटल में नहीं लिखना है। एंड फाइनली योर नेम। ठीक है, अब योर नेम का मतलब नॉट योर नेम, ये नाम आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहता है तो आपको वही नाम लिखना है। और अगर क्वेश्चन में कोई नाम लेट्स से अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कोई भी नाम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। कोशिश करें कि अपना खुद का नाम नहीं ही लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करें, देखो लाइन नहीं छोड़नी है, जहां नहीं छोड़नी है वहां पर मैंने नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने आप से लाइन नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन में भी कॉमा नहीं लगाएंगे कि लिखा योर्स ट्रूली और धपाड़ से कॉमा लगाया, ये काम भी आपको नहीं करना है। और जो लास्ट पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है ना वो पूरी तरीके से लेफ्ट अलाइंड है। लेफ्ट अलाइंड होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि पेज पर लेफ्ट साइड में ही लिखा हुआ हर एक चीज, चाहे सेंडर्स एड्रेस हो, रिसीवर्स एड्रेस हो या फिर डेट, सब्जेक्ट, कुछ भी हो, सब कुछ पेज के लेफ्ट साइड ही लिखा हुआ होता है। राइट, इनफैक्ट बॉडी ऑफ कंटेंट में जो पैरास लिखे रहते हैं ना, अलग अलग पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, 3 से 4 पैराग्राफ्स होते हैं, वो पैराग्राफ जब आप चेंज करोगे ना तो भी आप उसे लेफ्ट साइड से ही शुरू करोगे। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि लेफ्ट साइड से थोड़ी जगह छोड़ के फिर लिखते हैं, नहीं, यू आर नॉट सपोज टू लीव एनी स्पेस, आपको कोई जगह नहीं छोड़नी है, एकदम लेफ्ट से कॉर्नर से शुरू करना है आपको, चाहे पैराग्राफ चेंज कर रहे हो या पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी। तो लेफ्ट अलाइनमेंट, तो एक फॉर्मेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी मैंने आपको इस पर समझा दी है। एंड आई एम श्योर आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि आपको कॉमा देखा जाए तो कहीं पर भी कॉमा नहीं आ रहा है। एड्रेस में अगर कॉमा अगर आ रहा है तो लगा देना, अदरवाइज कहीं पर भी कॉमा नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो ये सेकेंड फॉर्मेट है डेट का, उसमें भी कॉमा आता है। तो अगर ये सेकेंड फॉर्मेट यूज कर रहे हो अगर डेट का, तब तो कॉमा आएगा, अदरवाइज जो फर्स्ट फॉर्मेट यूज कर रहे हो अगर, तो वहां पे कॉमा नहीं आता है। उसके अलावा ना ही सैल्यूटेशन में कॉमा आएगा और ना ही सब्सक्रिप्शन में कॉमा आएगा, कहीं पर भी और कॉमा नहीं आता है। ठीक है, आई एम श्योर ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है। डाउट अगर हो तो क्या करना है, आपको कमेंट करके पूछ लेना है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारा बॉडी ऑफ कंटेंट। अब बॉडी ऑफ कंटेंट बोल लें, बॉडी ऑफ लेटर बोल लें, वन एंड द सेम थिंग, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बॉडी ऑफ कंटेंट जो है लेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको क्या लिखना है लेटर में और किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है समझना। सबसे पहले तो ये कि इसको 3 to 4 पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने ऑल्दो 3 पैराग्राफ्स के हिसाब से आपको समझाया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक 4th पैराग्राफ लिखने की जरूरत है, आप बिल्कुल उसे ऐड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 4 पैराग्राफ्स। राइट, इसके अलावा पैराग्राफ नाम सुनते ही 7 to 8 लाइन्स दिमाग में आती है, तो इतने लेंथी पैराग्राफ्स नहीं लिखने होते हैं बेटा। इनफैक्ट नंबर ऑफ लाइन्स पे ध्यान देने की बजाय नंबर ऑफ वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। जो आपको वर्ड लिमिट दी जाती है लेटर्स की, वो यूजुअली 120 से लेकर 150 तक की वर्ड लिमिट दी जाती है, तो कोशिश करें कि इसी वर्ड लिमिट में ही रहे। ठीक है, इसको एक्सीड ना करें। इसके अलावा किस पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ये अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए 70% काम तो आपका हो ही जाएगा, बिकॉज नाउ यू नो इन विच पैराग्राफ विच इंफॉर्मेशन यू आर सपोज टू राइट। तो आपको पता है कि कब कहाँ क्या लिखना है, तो आपका बहुत काम जो है आसान हो जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना होता है, The first paragraph should be aimed at introducing yourself and stating the purpose of your letter. यानी सबसे पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। इंट्रोड्यूस करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपनी नाम, क्वालिफिकेशंस और हॉबीज बताने लग जाए। नो, इट इज नॉट एन इंटरव्यू। यहाँ बस आपको ये बताना होता है कि मतलब आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, जहाँ रह रहे होते हो, जिस एरिया से आप हो, तो आप कहाँ के रेजिडेंट हो, या फिर अगर आप किसी ऑफिस की तरफ से कोई लेटर लिख रहे हैं तो आपको ये बताना है कि आप किस ऑफिस या किस डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर लिख रहे हो। सो इन दैट वे यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, इसके बाद आपको इस लेटर का पर्पस लिखना है कि भाई इस लेटर में आप आगे
किस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, किस बारे में ये लेटर होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द सेकेंड पैराग्राफ शुड फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, यानी पूरा मुद्दा आपको इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करना है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि सेकंड पैराग्राफ जो है वो लेंथीएस्ट होता है, क्योंकि आप पूरा इशू, पूरा मैटर इसी पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करते हो। अब जो भी इशू, जो भी मैटर आप डिस्कस कर रहे हो, वो मैटर क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम का कारण क्या है, वजह क्या है, वो सारे आप बता रहे हो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में भी आप मेंशन कर रहे हो। सो यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डिटेल इन दिस सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, द थर्ड पैराग्राफ कैन बी अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ वेयर यू ले आउट योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द मैटर। तो लास्ट पैराग्राफ में लेटर को हम एंडिंग ही दे रहे होते हैं, और वो एंडिंग कैसे देते हैं, सजेशंस के साथ, कि अगर आप लोग इस तरीके से हमारी हेल्प कर सकें, या आप लोग अगर जो भी प्रॉब्लम डिस्कस की गई है लेटर के अंदर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप लोग इस तरीके के कदम उठाएं, अगर आप इसे पब्लिश करें या फिर आप पोस्टर्स वगैरह बनाएं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके के कुछ सजेशंस, 2 से 3 सजेशंस आपको इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर मेंशन करने होते हैं। राइट, तो सीक्वेंस समझ में आया। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताना है कि किस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, देन डिस्कस दैट प्रॉब्लम इन द सेकंड पैराग्राफ। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है या फिर वर्ड लिमिट आपको 200 तक की दी हुई है, तो थर्ड पैराग्राफ में भी आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को या कॉजेस को डिस्कस कर सकते हो। एंड इन द लास्ट पैराग्राफ यू कंक्लूड इट विद सम सजेशंस। राइट, ये है बॉडी ऑफ कंटेंट। कंप्लीट फॉर्मेट आई एम श्योर आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, highlight the importance of proper garbage disposal with an aim to create awareness among the city residents। यानी शहर के लोगों में ये जागरूकता फैलानी है या उन्हें अवेयर करना है कि साफ सफाई के क्या फायदे होते हैं, कि अगर शहर के रास्ते, स्ट्रीट्स, फुटपाथ, गलियां अगर साफ हो और जो भी कचरा है उसे प्रॉपर गार्बेज बिन्स के अंदर डाला जाए, और अगर साफ सफाई रहे तो साफ सफाई के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और उस साफ सफाई की क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस से लोगों को अवेयर करवाना है। ठीक है, राइट अ लेटर रिगार्डिंग द सेम टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली हिंदुस्तान टाइम्स। नाउ हमें ये पता है कि हमें ये लेटर कहाँ के एडिटर को लिखना है, हमें हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को ये लेटर लिखना है। राइट, यू आर रूबल ऑफ शक्तिनगर दिल्ली। क्या हमारे पास सेंडर का नाम है? बिल्कुल है, सेंडर का नाम है रूबल। क्या सेंडर का एड्रेस है? बिल्कुल है, शक्तिनगर दिल्ली। क्या हमारे पास रिसीवर का नेम एंड एड्रेस है? बिल्कुल है। रिसीवर का नेम क्या है? नेम बेसिकली नहीं लिखना है, एडिटर लिखते हैं नेम की जगह, तो द एडिटर लिखेंगे। और एड्रेस क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। दिल्ली क्यों पता चला हमको? क्योंकि हमारी रूबल जो है वो दिल्ली की है और उसे अपने लोकल हिंदुस्तान टाइम्स में लिखना है, लिखा है ना, लोकल डेली हिंदुस्तान टाइम्स, इट मींस हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, ये लिखना है। तो अब देखिए हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन तो है ही, तो इसका फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले शक्तिनगर दिल्ली, ये सेंडर्स एड्रेस है। मैंने आपको फॉर्मेट समझाते टाइम बताया था कि सेंडर्स एड्रेस मैक्सिमम 3 लाइन्स में आपको लिखना होता है, हमने यहाँ 2 लाइन में ही कहानी खत्म कर दी है। उसके बाद आपको एक लाइन को छोड़ना है, लीव अ लाइन, फिर लिखना है डेट। हमने विदाउट कॉमा वाला जो फॉर्मेट है उसे फॉलो किया है डेट के लिए, तो हमने डेट लिखी है 12 जून 2023। ठीक है, देन अगेन लीव अ लाइन, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, ये है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर की नेम की जगह हमने लिखा है द एडिटर, भूल कर भी टू कॉमा द एडिटर ये मत लिख देना, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार स्टूडेंट्स ना फ्लो में और जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं, टू लिख देंगे, कॉमा भी लगा देंगे, फिर लाइन चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे द एडिटर। यू आर नॉट सपोज टू राइट इन दिस वे, आपको सिर्फ द एडिटर लिखना है। राइट, सो आफ्टर राइटिंग रिसीवर्स एड्रेस, लीव अ लाइन एंड देन सब्जेक्ट। अगेन मैंने पहले कहा था मैं आपको सब्जेक्ट किस तरीके से फ्रेम करना है वो बताऊंगी। पहली लाइन ही आप क्वेश्चन की पढ़ लो, हाईलाइट द
इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, इस बारे में आपको लेटर लिखना है। और नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, राइट अ लेटर रिगार्डिंग द सेम, मतलब इसी मुद्दे पर आपको ये लेटर लिखना है। तो जिस मुद्दे पर आपको लेटर लिखना है वो मुद्दा आपको क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहता है, तो आपको वो एज इट इज उठाकर यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख देना है। एक ही लाइन में रखना है सब्जेक्ट को, एक लाइन से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट तक की कहानी हो गई। सैल्यूटेशन लिखा, आपने एक लाइन छोड़ी और उसके बाद अपने बॉडी ऑफ कंटेंट को आप स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम। यहाँ पर सर स्लैश मैम दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे जो एडिटर हैं वो मेल है या फीमेल। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है तब तो हमें पता ही है कि हमें सर लिखना है या मैम लिखना है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप दोनों लिखते हैं, राइट। कॉमा नहीं लगाना होता है, देखिए मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया है। देन लीव अ लाइन एंड आफ्टर दैट फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना होता है, यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन राइट द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर, है ना। I am a resident of Shaktinagar and want to draw your attention towards the problem of improper garbage disposal in the area. कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है उसको आप याद भी करना चाहो तो कर लो, क्योंकि 99% केसेस में इसी तरीके की स्टार्टिंग होती है। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो एरिया, और मैं आपका ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचना चाह रही हूं या खींचना चाह रहा हूं, राइट। तो वो आप इसी तरीके से लिखते हो, दैट वांट्स टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स एन इशू एंड देन यू राइट द इशू, यू मेंशन व्हाट द इशू इज। और इस लेटर के अंदर क्या इशू है, इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, इसके बारे में बात हो रही है तो हम इसको लिख देंगे। दूसरे तरीके की जो लेटर टू दी एडिटर आते हैं उसमें जो भी इशू के बारे में आपको डिस्कस करना हो उस इशू को आप मेंशन कर देंगे, राइट। सो ये होता है हमारा सबसे पहला पैराग्राफ। और अगर आप ध्यान दो तो देखो ये पूरा पैराग्राफ जो है पूरी तरीके से 2 लाइंस में भी नहीं आया है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ इतना ही होता है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ शक्तिनगर एंड वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल इन द एरिया। सेकेंड पैराग्राफ में हमें क्या लिखना होता है, ये जो इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल है ना, ये जो इशू है, ये इशू क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, यानी कॉजेस बताना है। Our neighborhood is largely plagued with filthy and messy conditions. The streets are unswept and the roads are wet. कि भाई प्रॉपर साफ सफाई नहीं होती है, रेगुलर क्लीनिंग नहीं होती है, इसीलिए हमेशा सड़कों पर कचरा पड़ा रहता है, मेसी रहती है। फिल्दी एंड मेसी का मतलब ये होता है बहुत ही ज्यादा गंदगी रहती है, और हमेशा सड़कें जो हैं, वेट का मतलब ये है कि पूरी हमेशा पानी वहां पे भरा हुआ रहता है। गार्बेज बिन्स आर फ्रीक्वेंटली ओवरलोडेड एंड मेनी पीपल अपीयर टू बी लैकिंग इन सिविक अवेयरनेस, यानी जो कचरे के जो डब्बे हैं वो भी एकदम ओवरलोडेड रहते हैं, यानी एकदम भरे हुए रहते हैं। यानी उन कचरे के डब्बों को खाली करने के लिए जो गार्बेज टेम्पोज होते हैं वो भी टाइमली नहीं आते हैं, और जितने भी लोग हैं उनमें भी सिविक अवेयरनेस नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस सिविक अवेयरनेस, सिविक अवेयरनेस कह सकते हो, सिविक सेंस कह सकते हो। जैसे पार्किंग का तरीका होता है कि अगर आप गाड़ी को पार्किंग में लगाना है तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि किसी शॉप के ऊपर जाएंगे तो वो प्रॉपर पार्किंग नहीं लगाएंगे, जहां पर ब्रेक मारे वहीं गाड़ी खड़ी करके और बस चले गए। वो ये सोच ही नहीं रहे कि कहीं उन्होंने सड़क के ऊपर ही तो गाड़ी नहीं खड़ी कर दी है, कहीं उन्होंने रॉन्ग साइड में तो गाड़ी नहीं खड़ी कर दी है। ऐसी चीजों का जब ध्यान नहीं देते हैं तो उसे ही लैक ऑफ सिविक सेंस कहते हैं या सिविक अवेयरनेस नहीं होना कहते हैं। कचरा है, कुछ खा रहे हैं, भेलपूरी खा रहे हैं, मस्त एकदम बढ़िया टेस्ट है, ये भेलपूरी खाई और फिर बाकी वो जो प्लेट होती है उसको वहीं का वहीं कचरे में फेंक देंगे। कोई अगर कहेगा कि अरे डस्टबिन में फेंक देना, तो क्या जवाब आएगा, अरे ठीक है ना, झाड़ू लग जाएगी। तो झाड़ू तो आपके घर में भी लग जाएगी कल, तो फिर आप अपने घर में क्यों हर कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं, है ना। तो यही बेसिक सिविक अवेयरनेस होता है कि किस तरीके से आपको सोसाइटी के अंदर काम करना चाहिए कि दूसरे लोगों को आपकी हरकतों से तकलीफ ना हो। गलत गाड़ी खड़ी कर देने से दूसरे लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है, कचरा फैलाने से बाकी लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स दूसरों को ना हो आपकी वजह से, उसे ही सिविक अवेयरनेस कहा जाता है। इट कॉजेज अ स्लू ऑफ इलनेस, अब इतना कचरा और गंदगी रहेगी तो उसकी वजह से बीमारियां भी फैल सकती हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम से क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में भी हमें मेंशन करना होता है ना, कि भाई सफाई रखना जरूरी क्यों है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब कुछ सुंदर लगे, साफ सुथरा लगे, नहीं, इसलिए भी क्योंकि बीमारियां ना फैले, उसकी वजह से बीमारियां फैलती है कचरे की वजह से, तो वो ना फैले और बच्चों को वो
भाई इन्फेक्शन हो सकता है ना? तो ये भी नुकसान है इसका। डिस्पाइट पोस्टर्स एंड प्लकार्ड्स रिमाइंडिंग पीपल ऑफ देयर सोशल ड्यूटीज, दे कंटिन्यू टू पोल्यूट द एरिया। आपको और क्या लिखना होता है सेकंड पैराग्राफ के अंदर कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाने के लिए आपने कौन से एफर्ट्स लगाए हैं, आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो हमने पोस्टर्स लगाने की कोशिश की, हमने प्लकार्ड्स भी उन्हें दिए, उनको अवेयर कराने की भी कोशिश की कि देखिए कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इन इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो कचरा फैला रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो बालकनी से ही कचरा आपने देखा भी होगा, झाड़ू पोछा लगाते हैं तो पोछे का जो पानी है वो अपनी बालकनी से सड़क पर डाल देते हैं। ये बहुत लोग करते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं तो जो झाड़ू का भी कचरा है वो बिल्कुल, वो जो डस्ट पैन होता है, बालकनी से एकदम बाहर फेंक देंगे। मतलब उनके दिमाग में साफ सफाई का मतलब ये है कि मेरा घर साफ हो गया बस ठीक है, मेरे घर का जो कचरा है वो बाहर मैं कहाँ फेंक रही हूँ, कहाँ फेंक रहा हूँ, वो सड़क पर गिर रहा है, किसी के सर पे गिर रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये तरीका नहीं है। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि हमने क्या स्टेप्स लिए। तो देखो जो जो मैंने बॉडी ऑफ कंटेंट में पैरा वाइज समझाया था एज इट इज वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले बताया कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है, रोड्स बहुत गंदी रहती हैं, इनफैक्ट डस्टबिन भी ओवरलोडेड हो गए हैं। क्यों हो रही है प्रॉब्लम? क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनमें सिविक सेंस की कमी है और वो बिल्कुल ये विचार नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके की हरकत से लोग और स्पेशली बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उस प्रॉब्लम का नुकसान है, वो भी बता दिया है। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया कि मैंने पोस्टर्स भी बनाए, प्लकार्ड्स भी दिए। सो दिस सेकंड पैराग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन दिस बॉडी ऑफ कंटेंट। ठीक है, देन इन द लास्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है? इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस द इशू ऑफ गार्बेज डिस्पोजल इन अ सेंसिबल मैनर। भाई मैं अपने घर को साफ सुथरा रखूंगी, लेकिन हम जब अपने आसपास के एरिया को भी तो साफ सुथरा रखेंगे तभी तो शहर साफ सुथरा होगा। हम ही कचरा फैला रहे हैं और फिर हम ही कंप्लेंट कर रहे हैं, देखो देखो सड़कें बड़ी गंदी है, देखो देखो वहां पे गार्डन्स, अरे विदेश में देखो कितने सुंदर गार्डन्स है बाबा, लेकिन हमारे गार्डन्स देखो। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम ही हैं जो गंदा कर रहे हैं, कोई और बाहर से नहीं आ रहा है गंदा करने के लिए। तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्हें साफ सुथरा रखें। ठीक है, बिकॉज क्लीनलीनेस इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। साफ सुथरा रहना, हाइजीनिक रहना, ये एक हेल्दी लाइफ की निशानी होती है। वी शैल मेक दिस अपील टू द जनरल पॉपुलेशन, और ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, हमारी जिम्मेदारी ही है कि जो आम जनता है उन तक हम इस बात को पहुंचाएं, उनसे अपील करें कि साफ सफाई रखिए। सिर्फ घर के अंदर की ही नहीं, आसपास के एरियाज की भी साफ सफाई रखिए। और यहाँ साफ सफाई रखने का मतलब ये नहीं कि झाड़ू लगाने चले जाओ। व्हाट डज दैट मीन? कि भाई वहां पर एटलीस्ट कचरा मत फेंको, आपके पास डस्टबिन है वहां पर कचरा फेंक दीजिए। नॉट ऑन द रोड्स, नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, citizens in our community have started a campaign to raise awareness about safe waste disposal। मतलब ये एक कैंपेन जो है मेरी सोसाइटी में चलाया गया है ताकि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। Everyone is welcome to join in on our effort to make it a tremendous success। और इस कैंपेन को अगर बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकेंगे तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर ये लेटर लिख के एडिटर से अपील की जा रही है कि आप आम जनता से अपील करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि हमारी सोसाइटी ने ऐसा ही कैंपेन स्टार्ट किया है। और हो सकता है बाकी लोग जो हमारी कॉलोनी के आसपास नहीं रहते, दूर रहते हैं, या शहर के जो बाकी लोग हैं, जैसे ही उन्हें इस कैंपेन के बारे में पता चलेगा, हो सकता है उनमें से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें और हमारे इस कैंपेन को और भी सक्सेसफुल बना सके। राइट, सो ये है मेन एजेंडा पूरे लेटर का। अब मैंने आपको इसका वर्ड टू वर्ड समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है, और मेरा बस इतना ही पर्पस है इसको समझाने का ताकि एक तो आप लोगों में भी अवेयरनेस आ सके कि सिविक सेंस होना कितना ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आपको एक लेटर भी अगर प्रॉपरली समझ में आ जाता है ना बेटा, एक लेटर भी एकदम डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाता है, उसके बाद आप किसी भी तरीके का लेटर लिख सकते हो, क्योंकि आपको वो एक तरह से कहते हैं ना डिकोड हो गया। तो आप एक बार एक लेटर प्रॉपरली डिकोड हो जाता है ना, उसके बाद आप ट्रस्ट मी आप कोई भी लेटर जो है बाद में लिख सकते हो। ठीक है, आपका ये पूरा लेटर हो गया है। अगेन लीव अ लाइन, और उसके बाद आपको क्या लिखना है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली। देखो ना कहीं कॉमा लगाया है, ना ही कहीं पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, और फेथफुली का एफ जो है वो स्मॉल लेटर में है। योर्स फेथफुली लिखा और उसके बाद
सेंडर का नाम हमें पता है रूबल, तो आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पर रूबल। आपका नाम अभी रूबल ही है, ठीक है? तो राइट योर नेम। उसके बाद योर नेम के नीचे आप लिखिए अ कंसर्न्ड रेजिडेंट। अब ये अ कंसर्न्ड रेजिडेंट लिखना, अगर आप कहेंगे कि मैम ये मैंडेटरी है क्या, हाँ बेटा ये है, एंड विद इन ब्रैकेट्स ये आएगा। फॉर्मेट में अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये लिखना पड़े, है ना? किसी डिपार्टमेंट की तरफ से लिख रहे होते हो, किसी ऑफिस की तरफ से लिख रहे होते हो, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है? सो ये था हमारा लेटर, एंड आई एम श्योर आपको ये अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और पूरा लेटर का ये फॉर्मेट आप देख लो, पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइंड है, पैराग्राफ चेंज भी हुए हैं, तो लेफ्ट साइड से कोई भी वो, है ना, आधा एक इंच का जो आप गैप छोड़ते हो, कोई स्पेस नहीं छोड़ी हुई है, कोई गैप नहीं रखा हुआ है, पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइंड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखिए पूरा लेफ्ट अलाइंड है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन ये कई बार गड़बड़ हो जाती है तो मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं, तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होने देना है, ठीक है? आई एम श्योर यहाँ पर पूरा लेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये था हमारा लेटर टू द एडिटर। बाकी के लेटर्स भी मैं आपको सारे लेटर्स करवाऊंगी, कंप्लेंट लेटर भी, जो ऑर्डर प्लेसमेंट का लेटर है वो भी, इंक्वायरी लेटर भी एक है वो भी, सारे लेटर्स करवाऊंगी। तो ये लेटर अच्छे से समझ में आ गया ना? कहीं कोई डाउट है तो क्या कर लेना है, कमेंट करके पूछ लेना है। और कैसा लगा ये वीडियो वो भी मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, अभी और इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो वीडियोस को आपका इंतजार है, एंड आई एम श्योर आपको भी वीडियोस का इंतजार जरूर होगा। तो इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।